नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को जो आरआरबी टेक्नीशियन एलपी का है, इसमें से हम लोग साइंस वाला पोर्शन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि साइंस का जो है वेटेज वो ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। आप लोग को पता है कि टेक्नीशियन में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और उनमें से आप लोग को जो है 25 क्वेश्चन आप लोग का मैथ हो जाएगा, 25 रीजनिंग हो जाएगा। फिर आप लोग को 40 क्वेश्चन साइंस का होगा और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीके और करेंट अफेयर्स का रहेगा। तो टोटल हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा और एग्ज़ाम जो हमारा ऑनलाइन होता है आप लोग को पता ही है। जो न्यू हमारा पैटर्न है एग्ज़ाम का वो मात्र 100 क्वेश्चन रहेगा और उसी के बेसिस पे हमारा मेरिट भी बनेगा। उसमें कोई भी दूसरा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा टेक्नीशियन में, मात्र एक ही एग्ज़ाम से जो है हमारा मेरिट बनेगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को कि टोटल 40 क्वेश्चन सिर्फ साइंस का ही पूछा जा रहा है। इस यहाँ पर साइंस का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ साइंस पे ही थोड़ा कवर करते जा रहे हैं प्रत्येक वीडियो में। तो साइंस पे आप लोग ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को सिर्फ साइंस का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल हम लोग 3-4 वीडियो कर चुके हैं। इस सेट का एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक हम लोग सीरीज़ करेंगे और जितना होगा साइंस का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव, सभी को हम लोग अच्छी तरीके से सीखते हो जाएंगे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम लोग मतलब सेशन को बरकरार रखेंगे और हम लोग लगभग पर डे 40 क्वेश्चन या फिर जो भी सप्ताह में 2-3 दिन हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन। और इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट जो भी होगा एक्स्ट्रा नॉलेज, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग यहाँ पर सीखते चलते हैं और न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग अच्छी तरीके से करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न 51वां प्रश्न, आप लोग को जैसे कि पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ और 25 रीजनिंग से उधर 50 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। यहाँ पर 51 नंबर से जो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है वो सामान्य विज्ञान होता है। तो 51 से लेकर 90 तक जो हमारा सामान्य विज्ञान होता है और जो कि 40 क्वेश्चन टोटल रहता है। तो यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ न्यूमेरिकल से स्टार्ट हुआ है। कह रहे कि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 2 तथा 3 है। उसके बाद कह रहा है इसका परिणामी जो है वो 1 है, तो इनका सदिश गुणनफल क्या क्या होगा। तो इनको सोल्व करने के पहले हम लोग को 2-3 फार्मूला जानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको सीखते हैं फार्मूला को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल क्या होता है। तो अदिश गुणनफल की बात करें हम लोग, अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं इसको स्केलर स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा दो परिमाण, जैसे कि वहाँ पर ए और बी दिया गया था, ये हमारा दो परिमाण है। इन दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है, मतलब डॉट प्रोडक्शन करना। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी, और हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब अदिश गुणनफल की बात होगा, अदिश गुणनफल का, तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया हमारा अदिश गुणनफल। अब इसी में हम लोग अगर सदिश गुणनफल की बात करें तो सदिश गुणनफल बराबर होता है, सदिश गुणनफल की बात करें तो हम लोग सदिश गुणनफल को हम लोग ए क्रॉस बी इस प्रकार डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। और इसको हम लोग, इसका जब हो जाएगा वैल्यू वो हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, एक हो गया अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा और सदिश गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा। ये दो फार्मूला हमारा हो गया। उसके बाद एक और याद रखना आप लोग को, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वैल्यू मतलब जो हमारा परिणाम निकलेंगे, परिणामी निकालने के लिए हम लोग को जो फार्मूला होता है वो होता है रिजल्टेंट, मतलब आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है। हमारा दो वैल्यू परिमाण ए और बी दिया गया, दोनों के रिजल्टेंट बोलेगा फाइंड करने। तो आर बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को इसका प्रूफ देखना पड़ेगा। प्रूफ करने भी आप ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में प्रूफ करने नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको प्रूफ करना चाहेंगे आप लोग तो इस प्रकार एक फिगर बनेगा। एक ये लेना, ए का डायरेक्शन, एक बी डायरेक्शन ले लेना। मान लेते ये डायरेक्शन ये है और बी का ये है, और बीच में जो रिजल्टेंट निकलेगा आर, यही आर का वैल्यू जो हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी को हम लोग रिजल्टेंट वैल्यू बोलते हैं। रिजल्टेंट बराबर ये फार्मूला होता है। अब हम लोग सवाल देखते हैं, हमारा सवाल जो है ऐसे तीनों फार्मूला से हम लोग सवाल सोल्व करेंगे। तो हमारा सवाल था यहाँ कि दो सदिशों के परिमाण 2 और 3 है, तो इसका परिणामी 1 है। तो परिणामी मतलब रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग को दिया गया है और ए बी का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया ए इक्वल टू, मान लेते हैं 2 गिवन है, बी इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं परिणामी दो वैल्यू 2 और 3 दिया गया है। और परिणामी जो है हमारा
इसका परिणामी जो है मतलब रिजल्टेंट वैल्यू जो आया है वो 1 आया है, मतलब हमारा आर का वैल्यू जो दिया है वो 1 आया है। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं और अदिश गुणनफल हमको फाइंड करना है। तो हम लोग आर बराबर फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ये बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो जो गिवन है उसको पुट करते हैं। आर का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab हो जाएगा ए इंटू बी, 3 दूनी 6 हो गया कॉस थीटा 1, ये हो गया 9 4 13 प्लस 6 दूनी 12 कॉस थीटा आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको तो हम लोग ये इसको साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -12 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। यहाँ से बात करें हम लोग कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1। फिर कॉस कितना डिग्री का मान जो है -1 होता है, तो याद रखिए हम लोग कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, वो -1 होता है। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करें दोनों में, तो थीटा इक्वल टू आ जाता है अपना कितना 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 180 डिग्री। लेकिन हम लोग को सवाल यहाँ पर है, सवाल हमको कहाँ पूछा जा रहा है कि इसका सदिश गुणनफल करना है। क्या करना है, सदिश गुणनफल। और जस्ट हम लोग अभी पढ़े कि सदिश गुणनफल जो यहाँ पर है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, तो ये हमको फाइंड करना है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी हम लोग को फाइंड करना है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो ए बी का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे कि हमारा 2 है और बी का वैल्यू 3 है, और साइन थीटा यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जो निकाले हैं वो 180 डिग्री निकाले हैं, तो थीटा का जगह पर हम लोग रखते हैं 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री। ये हो गया 6 इंटू साइन 180 डिग्री का मान जो दोस्तों होता है वो 0 डिग्री होता है, ये 0 होता है साइन 180 डिग्री का वैल्यू। तो 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो ए बी का जो हमारा सदिश गुणनफल हो गया वो क्या आ गया, 0 हो गया। तो हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया, ये न्यूमेरिकल था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 51 नंबर का, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 है 0, ये हो जाएगा सदिश गुणनफल। तो यहाँ पर आप लोग ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट जो दिया गया था उससे हम लोग फार्मूला यूज किए, बोला रिजल्टेंट का फार्मूला जो होता था आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाले 180 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू निकाल लिए उसके बाद हम लोग कह रहा है सदिश गुणनफल निकालना है। सदिश गुणनफल बराबर होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग थीटा के वैल्यू पुट किए तो हमारा वैल्यू आ गया सदिश गुणनफल बराबर 0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0। यहाँ पर जितना फार्मूला है सभी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 52 नंबर प्रश्न, ये भी हमारा जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल ही है। इसमें पूछा जा रहा है एक लिफ्ट 1200 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। तो एक लिफ्ट पर जो है 1200 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। लिफ्ट का व्यक्ति सहित द्रव्यमान 80 kg है। तो लिफ्ट का जो द्रव्यमान है व्यक्ति सहित वो 80 kg है। तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण है जब वह ऊपर की ओर जाता है। जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको लिफ्ट में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले दिया गया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को जो आरोपित बल दिया गया है, लिफ्ट पर जो आरोपित बल है W इक्वल टू हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे। आरोपित बल हमारा जो यहाँ पर है W इक्वल टू कितना दिया गया है, 1200 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि लिफ्ट सहित व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, लिफ्ट सहित व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है। मास कितना है, 80 kg है। और क्या है, लिफ्ट सहित है ना, इसको लिख देंगे हम लिफ्ट सहित है। तो 80 kg हो गया वजन। अब उसके बाद हम लोग को जो कह रहा है यहाँ पर कि ये ऊपर की ओर जो फेंका जाता है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें त्वरण क्या होगा। तो जो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है उस टाइम जो हमारा त्वरण का वैल्यू होगा, मान लेते हैं ये हमारा ये है, तो यही फाइंड करना है, ये त्वरण ए का वैल्यू फाइंड करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। जो आरोपित बल है, जो उस पर बल लग रहा है लिफ्ट पर, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो जो आरोपित बल हो जाएगा फार्मूला वो W बराबर हो जाएगा, जो हमारा जो एक तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें लगेगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का वो नीचे खींचेगा, एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा, प्लस एक जो हमारा त्वरण इस पर वस्तु पर लग रहा है वो रहेगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके द्रव्यमान से, टोटल मास जो है द्रव्यमान जो है लिफ्ट सहित वो उससे गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बल आ जाएगा। तो हमारा बल बराबर दिया गया है 112 न्यूटन दिया गया है। और जी का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है, 9.8 या फिर 10 जो लेना है, यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं जी का वैल्यू, और ए का वैल्यू फाइंड करना है। और मास जो है वो गिवन है
कितना 80 kg दिया है। तो यहाँ से हो गया 1200 इक्वल टू 10 × 80, नहीं 10 × 800, 800 हो जाएगा ये 10 × 80, और ये हो गया प्लस में 80 ए, ये 800 बजेंगे इस साइड, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 80 ए। अब ये से ये इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, फिर 5 बार में वो भी कट जाएगा, तो हमारा ये त्वरण का वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है 52 नंबर सवाल बन सकता है बहुत सिंपल तरीके से। आशा करते ऊपर के ये दोनों सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 53 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर है कि डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो याद रखिए आप लोग, जो बल हमारा है वो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बल। अब बल तो हम लोग पढ़ ले, वेग की बात करें तो वेग हमारा क्या होता है, वेग जो होता है वो विस्थापन के दर को हम लोग वेग कहते हैं, मतलब विस्थापन बटे समय जो होता है वो वेग होता है। और गति तो आप लोग जानते हैं, गति हमारा दूरी बटे समय हो गया। और दबाव जो होता है, दबाव जो लोग जिसको हम लोग बोलते हैं दाब, इसका ऐसा मात्रक होता है पास्कल। और दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है वो कार्यरत होता है जब यह कैसा स्थिति में होता है। जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जिसका हमारा पेन हमारा यहाँ पर है, ये हमारा पेन है, इसमें अगर हमारा ये मान लेते हैं ये इसका जो है ठेपी जो होता है पेन, उसको हम लोग अगर खोलते हैं, इसमें घुमा कर खोलते हैं, मतलब इस प्रकार कोई बल लगाते हैं हम लोग, इस प्रकार घुमाने वाला बल लगाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जड़त्व आघूर्ण। जिससे हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारा पेन है ये, और ये हमारा इसमें देखिए लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर जो बल लग रहा है ये लग रहा है घूर्णन बल, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा हो सकता है आंसर। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वक्र मार्ग पर गतिमान है, दूसरा है रेखीय गति में है, फिर तीसरा ऑप्शन है घूर्णन गति में है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 घूर्णन गति में, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण जो कार्यरत है वह घूर्णन गति में लगता है बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं उससे पेन वाला से। अगला प्रश्न यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। अब यहाँ पर हमारा कार्य बराबर जो सूत्र होता है, जैसे कि आप लोग पता है कि कार्य जो हम W से डिनोट करते हैं वो होता है F cos थीटा होता है, मतलब बल इंटू विस्थापन होता है। अब अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, हमारा बल तो हमारा दिया गया है 300 न्यूटन, लेकिन विस्थापन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि 7 मीटर ऊंचे चढ़ता है, लेकिन फिर उसी स्थान पे आ जाता है, मतलब जिस स्थान पे गया, मान लेते हैं हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, वो 7 मीटर ऊपर चढ़ा यहाँ पर सीढ़ी से, फिर वो आके यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, विस्थापन क्या होता है, अंतिम दूरी, मतलब अंतिम जो उसका स्थिति है माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो हम इसका अंतिम स्थिति भी यही है, प्रारंभिक स्थिति भी यही है, तो यहाँ पर हमारा विस्थापन जो हो गया S बराबर हो गया वो 0 हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक वृत्त का बात करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसे घूमते 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 यहीं पर ही आ गए, तो विस्थापन तो हमारा 0 हो गया, लेकिन इसमें जो दूरी हो गया वो दूरी पूरा तय किया गया दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन यहाँ पर हमारा जब वो 0 हो गया, तो विस्थापन अगर 0 हो गया तो हम जो कार्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे F cos थीटा, और S हमारा 0 है, तो अगर 0 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू भी 0 होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब वो व्यक्ति जो है 300 न्यूटन का भार लेकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ से आप नीचे उतर गया, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये सुनने में बतुका लगेगा कि ऊपर चढ़ा मतलब अपना वजन लेके फिर नीचे आया, तो लेकिन कार्य किया उसका क्या हो गया, शून्य हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर शून्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ कि एक कुली जो है, एक कुली माथा पर सामान लेकर, मान लेते 20 kg 50 kg को कोई सामान लिया है अपने कपाल पे, उसके बाद वो कितना भी दूर चल जाए सीधा, उसके द्वारा कार्य किया गया शून्य होगा, क्योंकि वो चल जो रहा है, एक तो बल हमारा यहाँ पर जो लग रहा है कुली के द्वारा, जो माथा पर सामान उसे बल लग रहा है नीचे की ओर, और वो विस्थापन कर रहा है इस ओर में, मतलब दोनों के बीच का 90 डिग्री वो है एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री मतलब cos 90 का मान होता है 0, तो cos 90 का मान 0 होता है, उसके द्वारा कार्य क्या हुआ, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कुली हमारा जो कोई भी वजन लेके अगर सीधा चल रहा है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य 0 ही होता है। तो ये समझने वाली बात है।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 56 में प्रश्न है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऊर्जा को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी मशीन का कार्य करने के समय दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति जो हमारा यहाँ पर है वो क्या होता है, W/T होता है, मतलब कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। और वेग जो हमारा है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय हो गया, गति है जस्ट पर दूरी बटे समय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है। तो आसमान की ओर हम लोग कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो वो पृथ्वी पर वापस किस लिए आ जाता है, वो गुरुत्व बल के कारण आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला यहाँ पर कि नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एक बल होता है जो कि भूमि की ओर खींचता है, इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। एक बल जो कि गुरुत्व बल होता है वो क्या करता है, इसको भूमि की ओर खींचता है, इसी कारण क्या होता है, पत्थर वापस आ जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप लोग बात करें तो जो हमारा गुरुत्व बल जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर 58 में प्रश्न है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किस विधि से हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा परवाजी क्रिस्टल हो गया, परवाजी आसवन हो गया, विद्युत अपघटन और अपचयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत अपघटन। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निकालने का जो प्रक्रिया हमारा होता है वो विद्युत अपघटन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर देखिए प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी आसवन क्या होता है। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा हम लोग पेट्रोलियम को पदार्थों को जो है वो शुद्ध करते हैं। तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हमारा है उसका शुद्धिकरण जो है वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना हमारा अपचयन हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन का क्या होना, ऑक्सीजन का अगर संयोग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। यहाँ पर अपचयन है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, इसको अपचयन बोलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना 59 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल को पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त पूछा जा रहा है, बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, पोटेशियम साइनाइड, मेथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम क्लोराइड। तो याद रखिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल को जो पीने के लिए अगर उपयुक्त बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं। अब बात करें हम लोग इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये होता है, याद रखिए हम लोग, इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3OH। ये किसका हो गया, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल का। और बात की इथाइल अल्कोहल का तो ये हो जाएगा C2H5OH। ये हो गया इथाइल अल्कोहल का फार्मूला। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पे जैसे पोटेशियम साइनाइड हमारा है, इसका होता है KCN। और पोटेशियम साइनाइड का उपयोग जो है वो सोने के खान एवं कार्बनिक संश्लेषण में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक यहाँ पर हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जो एक मतलब ये जैसे बेहोश करने का दवा होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए आप लोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वो बेहोशी की दवा बनाने में होता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, LPG के प्रयोग करते हैं, LPG। और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसका जो है वो यूज मतलब नाम होता है LPG का, जो खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। अब इसमें आप लोग ये याद रखिए कि जो हमारा पकाने वाला गैस, खाना पकाने वाला गैस है, जिसको हम लोग बोलते हैं LPG, इसमें ये जो बनता है वो किससे बनता है, तो ये याद रखिए आप लोग, प्रोपेन और ब्यूटेन का बनता है। किसका, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का बनता है। ये पूछा भी जाता है कि जो हमारा LPG गैस इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। अब एक और याद रखिए, अब जैसे कि हमारा LPG गैस है, जब हम लोग सिलेंडर को खोलते हैं देखते हैं एक प्रकार का गंध आता है LPG गैस से। वो जो गंध आता है LPG गैस में वो किसके कारण आता है, तो वो आता है इथाइल मर्केप्टोन के कारण। इथाइल मर्केप्टोन के कारण जो हमारा सिलेंडर का गैस है वो उसमें इसलिए मिला जाता है ताकि पता चले कि हमारा गैस लीक हो रहा है या फिर क्यों, मतलब कहीं गैस निकल नहीं रहा है, उसके लिए उसमें मिलाया जाता है वो क्या, इथाइल मर्केप्टोन। उससे गंध से पता चल जाता है कि हमारा गैस लीक है या फिर नहीं है।
अगर लीक होगा तो हमको गंध से पता चल जाएगा, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, इथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है। इसका जो आप लोग याद रख सकते हैं, इथाइल मरकेप्टोन इस प्रकार लिख लीजिए। तो इथाइल मरकेप्टोन को हम लोग गंध के लिए मिलाया जाता है। किसमें, एलपीजी में। ये पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारा एलपीजी सिलेंडर जो है उसमें मतलब गंध के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें इथाइल मरकेप्टोन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 में प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक अवतल दर्पण हमारा है, इसमें वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है, केंद्र पर रखा जा रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र पर ही बनेगा और इसके विपरीत उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसका जो अगर हम लोग बनाना चाहें फिगर, तो इस पर अनंत से आती प्रकाश के कारण किरण जो वो फोकस होकर गुजरती थी, एक यहाँ से गुजर जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रकाश की किरण है, और एक इसको किस विधि से कर सकते हैं कि वो केंद्र से आता है, इस प्रकार यहाँ से फोकस से आएगा तो ये यहाँ से पैरेलल चला जाएगा। एक हमारा पैरेलल ले गए तो फोकस होकर गुजरा, फिर यहाँ फोकस से ले गए तो पैरेलल, दोनों यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है कि एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है गर्मी अधिक और कम सर्दी अनुभव करेगा। तो एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हम लोग काला की बात करें, अगर कोई वस्तु काला है तो वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित करता है बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन अगर व्हाइट रहता है, उजला रहता है, वो अवशोषित ना करके वो क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देता है, अपने वो प्रकाश को वापस भेज देता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक गोरी आदमी है, एक गोरी आदमी है और एक थोड़ा सांवला है या फिर कह सकते हैं काली है। तो यहाँ पर काली वाला जो आदमी है, काली वाला, ये इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो ज़्यादा अवशोषित होगा, गर्मी जो हमारा वो ज़्यादा अवशोषित होगा, तो इसमें ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, उसके बाद गोरी जो वो अवशोषित नहीं करेगा प्रकाश की किरण को, मतलब गर्मी कम लगेगा इसको, तो ये ठंडा वाला होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा था हम लोग को क्वेश्चन की कि एक सांवली त्वचा की, प्रश्न था हमारा कि एक सांवले त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या करेगी। सांवले त्वचा का व्यक्ति गोरी की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। ठीक है, क्यों हुआ ये कारण आप लोग को बता दें कि जो थोड़ा काले रहता है उसमें गर्मी जो अधिक होता है, क्योंकि वो गर्मी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि उसको अधिक गर्मी लगेगा और सर्दी जो अनुभव वो कम करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 63 है, पूछा जा रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो हमारा पॉजिट्रॉन जो है ये क्या है, एक इसको बोलते हैं हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मतलब इसका जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, किसको, पॉजिट्रॉन को। इसका खोज जब एंडरसन के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एंडरसन के द्वारा इसका खोज किया गया है। अब बात करें यहाँ पर रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया, जिसने प्रोटॉन का आविष्कार किया है 1919 ईस्वी में, रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या चीज़ का आविष्कार किया है, तो इलेक्ट्रॉन को खोज किया है, कब किया है, तो याद रखिए 1897 ईस्वी में। तो इलेक्ट्रॉन ने जो जे थॉमसन हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है कब, 1897 ईस्वी में। अब यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन बच जाता है चैडविक, तो चैडविक के द्वारा आविष्कार किया गया न्यूट्रॉन का, और ये किया गया 1932 ईस्वी में। ईस्वी भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है आप लोग को कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि में क्या होता है हम लोग को कि दूर की वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखता है। तो निकट के वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दूर की दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के वस्तु को दिखता है लेकिन निकट के वस्तु नहीं दिखता है। तो निकट के वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और बात करें हम लोग यहाँ पर, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि के निवारण के लिए। और बात करें यहाँ पर अगर निकट दृष्टि दोष का, तो निकट की दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 कर है कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसका प्रयोग क्या चीज़ में करते हैं। तो यहाँ पर है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयोग होता है, एसी वोल्टता को डीसी में चेंज करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो हमारा इसका काम है एसी वोल्टता को घटाना या बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है। तो डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिए इन्वर्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, और एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग दृष्टिकारी जिसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। और बात करें हम लोग अगर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं जैसे हमारा जनरेटर हो गया जिसको बोलते हैं जनित्र, या फिर बोल सकते हैं डायनेमो। इसका प्रयोग हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 में प्रश्न है कि बैटरी में कौन सी धारा होती है। तो बैटरी में हमारा डीसी धारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीसी धारा। और जो हमारा बैटरी है यहाँ पर हमारा जो इसमें क्या होता है बैटरी में कि रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है कौन, ये बैटरी ही करता है। और बैटरी में आप लोग को पता है कि द्रव भरा रहता है, वो द्रव जो होता है वो H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला से समझते हैं कि जो हमारा आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है वो IT होता है ना, और यहाँ से I बराबर हम लोग बात करें मतलब करंट बराबर बात करें I बराबर हो जाता है Q/T। तो Q हमारा आवेश हो गया जिसको हम लोग कूलॉम में नापते हैं, T हमारा क्या है समय है जिसको सेकेंड में मापेंगे, या तो I बराबर हम लोग को दिया गया है 3 एम्पियर बराबर Q/T। अब 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q/T है मतलब कूलॉम पर सेकेंड बोल सकते हैं ना। तो मतलब हमारा जो यहाँ पर 3 एम्पियर को हम लोग बोल सकते हैं 3 कूलॉम पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 कूलॉम पर सेकेंड। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारक क्या है। तो तारे जो टिमटिमाते इसका कारण क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। रुक रुक कर चमकना, वातावरण की विद्युत धारा, भूमि की अस्थिर गति और वातावरणीय अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तारे का टिमटिमाने के कारण जो है वो अपवर्तन के कारण ही होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जल में हमारा जो कुछ छड़ी होता है, जैसे हम लोग जल में कोई छड़ी रखते हैं अपवर्तन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिखता है ना, तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। और आप लोग को बाल्टी में अगर कोई पानी दिख रहा है तो वो उथला हुआ दिखता है, तो वो भी अपवर्तन का ही कारण है। और सूर्यास्त के समय आप लोग जैसे कि देखते हैं चंद्रमा या क्या कहते हैं, सूर्यास्त के समय अगर सूर्य देखते हैं तो वहाँ पर लालिमा की तरह दिखता है, मतलब लाल प्रकाश दिखता है। वो इसका कारण क्या है, तो प्रकीर्णन उसका कारण होता है। और जो हमारा जो यहाँ पर बात करें प्रिज्म से जो 7 रंग निकलता है वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है, मतलब वर्ण विक्षेपण के कारण निकलता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पायरोमीटर में मापा जाता है। तो पायरोमीटर में कहाँ से कहाँ तक ताप मापा जाता है, तो याद रखिए आप लोग पायरोमीटर का जो तापमान होता है वो 800 से 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 800 डिग्री से ऊपर का तापमान हम लोग मापते हैं किस पे, पायरोमीटर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बात करें कि पायरोमीटर बनाया गया किसके द्वारा, तो पायरोमीटर जो बनाया गया था वो बनाया गया था जोसिया वेडगुड के द्वारा, जोसिया वेडगुड के द्वारा, ये आप लोग याद रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 जूल किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो जूल किग्रा डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, इसको पढ़ने में मिस्टेक मत कीजिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो जूल पर किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो किस ताप पर जो है ध्वनि का वेग वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ये बताना है। तो याद रखें आप लोग साथियों कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ध्वनि का वेग वो
होता है कितना, 332 मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा देते हैं तो इसका जो ध्वनि का वेग जो होता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो ध्वनि का जो वेग हो जाएगा वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 72 है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंड पेंडुलम जो इसका आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड। और आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर जो होता है वो होता है 2π√L/g होता है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 कि पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो स्पर्श कोण का मान पूछ रहा है पारे तथा कांच के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 135 डिग्री होता है। तो याद रखिए आप लोग, पारे तथा कांच के बीच जो स्पर्श कोण होता है वो 135 डिग्री होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर जो हमारा सामान्य जल तथा कांच के बीच स्पर्श कोण होता है, जल तथा कांच के बीच पूछा जाएगा तो होता है 8 डिग्री। और शुद्ध जल एवं कांच के बीच पूछा जाएगा स्पर्श कोण तो हो जाएगा 0 डिग्री। फिर पूछा जाएगा आप लोग का चांदी वो कांच के बीच स्पर्श कोण तो वो 90 डिग्री होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न है पारे तथा कांच के बीच, तो इस दोनों के बीच स्पर्श कोण वो 135 डिग्री हो गया। और जस्ट हम लोग पढ़े कि जल तथा कांच के बीच पूछा जाएगा तो 8 डिग्री होगा। और अगर शुद्ध जल और कांच के बीच पूछा जाएगा तो 0 डिग्री। फिर अगर चांदी वो कांच के बीच पूछा जाएगा तो वो 90 डिग्री होता है स्पर्श कोण। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 की एक बार बराबर होता है। तो बार जो हमारा है वो किसका मात्रक है, ये दाब का मात्रक होता है बार। और ऐसा मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक जो होता है दाब का वो बार होता है। पूछा जाए एक बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो याद रखें आप लोग, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10⁵ पास्कल। और ये किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें आप लोग, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैक्टोमीटर। तो इतना आप लोग याद रखिए। बाद अगर पूछा जाए कि दूध में वसा की मात्रा को हम लोग किससे मापते हैं, तो दूध में वसा की मात्रा को हम लोग ब्यूटीरोमीटर से मापते हैं। किससे, ब्यूटीरोमीटर से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस का क्या कार्य है, तो याद रखिए आप लोग, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो दूध को दही में परिवर्तित लैक्टोबैसिलस ही करता है। और यह क्या है, एक जीवाणु है। और हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर हो गया। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में थोड़ा अंतर है, इसे समझिएगा। यहाँ पर गो है और यहाँ पर डो है। तो हाइग्रोमीटर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आर्द्रता। और यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोमीटर है ये मापता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न अपन हमारा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यह फार्मूला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्या है, ये क्लोराइड। ये भी फार्मूला पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिए आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग प्रति अम्ल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा है उसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में भी करते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत की मात्रा कितना होता है। तो ये सबको मालूम है, यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 46% होता है। और यूरिया का फार्मूला पूछा जाता है, इसका फार्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो यूरिया का फार्मूला होता है वो ये होता है। या फिर इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं NH2CO NH2, इस पर भी लिख सकते हैं। तो ये यूरिया का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 है। 78 में प्रश्न हम लोग को पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किसे अश्रु गैस का घटक कौन है? इनमें से कौन सा अश्रु गैस का घटक है? तो 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, इथेल हो गया, ईथर हो गया, इथेनॉल हो गया, क्लोरोपिक्रीन हो गया। तो हमारा अश्रु गैस का जो घटक है वो है क्लोरोपिक्रीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लोरोपिक्रीन जो हमारा अश्रु गैस का घटक होता है, और इसका फार्मूला की बात करें क्लोरोपिक्रीन का, तो ये होता है फार्मूला इसका CCl3NO2 होता है इसका क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला। और ये तो अश्रु गैस का घटक हो गया, लेकिन पूछा जाएगा अश्रु गैस का फार्मूला, तो ये होता है C10H5ClN2। इसमें आप लोग याद रखिएगा। और इथेनॉल का फार्मूला हम लोग जस्ट पढ़े थे, क्या होता है कि C2H5OH होता है। और ईथर का फार्मूला जो होता है, ईथर का फार्मूला वो होता है C2H5O C2H5। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना कि सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए हम लोग सुरमा का निर्माण में हम लोग एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एंटीमनी। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सुरमा के निर्माण में। और वर्तमान में जो इसका प्रयोग किया जाता है एंटीमनी का, वो किया जाता है किस रूप में? अर्धचालक के रूप में करते हैं, या फिर अग्निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है एंटीमनी का। अगला प्रश्न यहाँ पर 80वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषण जो करता है वो हाइड्रोजन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो जो न्यूनतम ताप का करते हैं, न्यूनतम प्रदूषण करता है वो हाइड्रोजन करता है। और बात करें यहाँ पर कोयले का, तो कोयला जो प्रदूषण करता है वो 0.34 kg CO2 पर kWh करता है। ये कोयला का हो गया, 0.34 हो गया। और डीजल का बात करें, डीजल जो प्रदूषण करता है वो 0.27 kg CO2 पर kWh करता है। और मिट्टी का तेल जो है, जिसको हम लोग किरासन का तेल बोलते हैं, ये जो करता है 0.26 kg CO2 पर kWh प्रदूषण करता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो हाइड्रोजन वो सबसे कम हो जाएगा, ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन ही। और उसके बाद यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है कौन सा? वो होता है केरोसिन तेल, क्योंकि यहाँ पर 0.26 करता है, डीजल करता है 0.27 और कोयला 0.34। अगला प्रश्न आपको 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो हमारा सही सुमेलित नहीं है? तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ये तो सही है। लेकिन कॉपर का अयस्क जो है वो सिनेबार नहीं होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो याद रखिए आप लोग कि सिनेबार जो अयस्क है ये होता है पारा का अयस्क, सिनेबार। तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार, ना कि कॉपर का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। और कॉपर जो हमारा इसका अयस्क जो होता है वो याद रखिए आप लोग कैल्कोपायराइट होता है, कैल्कोसाइट होता है। ये सभी कॉपर का क्या है? हमारा अयस्क है। और यहाँ पर जिंक का अयस्क दिया गया कैलेमाइन, ये भी सही है। और आयरन का जो अयस्क है वो हेमेटाइट होता है, ये भी मैग्नेटाइट होता है, ये सब सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है? तो मिट्टी के तेल में हम लोग किस तत्व को रखते हैं ये बताना है। तो जैसे साथी आप लोगों को पता है कि जो हमारा सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि अगर वायु के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होता है कि जलने लगता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को तेल में रखते हैं, सुरक्षित रहता है वो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम का प्रयोग हम लोग, अगर सोडियम को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएंगे तो क्या होगा? वो आग में जलने लगेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए। और बात करें यहाँ पर हम लोग अगर सोडियम और पोटेशियम का, तो ये इतना मुलायम होता है इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम और सोडियम हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और ग्रेफाइट क्या है हमारा? ग्रेफाइट जो ये कार्बन का एक अपरूप है, और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और ब्रोमीन क्या है हमारा? तो ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है, इसका परमाणु संख्या 35 होता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 43 की शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो याद रखिए लोग, पित्त रस का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यकृत से पित्त रस का उत्पादन होता है। और ये जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? स्टोर जो होता है मतलब जहाँ पर ये जमा होता है वो होता है कहाँ पर? तो पित्ताशय में जमा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बात करें इसका पित्त रस का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये हल्का हरा और पीला रंग का होता है ना। एक क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। इसलिए यहाँ पर पूछा जाता है कि पित्त रस जो हमारा वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 में प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग को कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित किया जा सकता है,
तो कौन सा अंग है मानव शरीर का जो कि पुनः विकसित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिगर, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं या फिर यकृत बोलते हैं। तो इसको जो हम लोग पुनः विकसित कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जिगर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि यहाँ से क्या होता है, पित्त रस का, पित्त रस जो बनता है वो जिगर से ही बनता है। और बात करें हम लोग स्प्लीन, जिसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन में जो है क्या होता है, आरबीसी जो हमारा है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, वो यहीं पर आके मरता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तिल्ली को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग प्लीहा या फिर तिल्ली को ही बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। और तो दिमाग और अग्नाशय, अग्नाशय जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय को हम लोग, अग्नाशय से, अग्नाशय ही रस निकलता है। और इसका जो, इसमें जो होता है अग्नाशय रस में, वो 98% जल ही होता है। और इसका अग्नाशय रस का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8.3 होता है, मतलब ये भी क्या होता है, क्षारीय ही होता है अग्नाशय रस। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 85 नंबर प्रश्न में कि पेलग्रा और स्केर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होता है? तो पेलग्रा बीमारी हमारा विटामिन B3 की कमी से होता है, और स्केर्बी आप लोग जानते हैं विटामिन C की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विटामिन B3 और विटामिन C। क्रमशः यहाँ पर है, पेलग्रा हो गया विटामिन B3 और स्केर्बी हो गया विटामिन C की कमी से। अगर बात करें यहाँ पर विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो रतौंधी हो जाएगा, विटामिन B की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी। और बात करें हम लोग इसका रासायनिक नाम का, तो याद रखिए हम लोग विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, बी का हो गया आप लोग का थायमिन, फिर सी का हो गया स्कॉर्बिक एसिड, डी का हो गया, क्या हो गया, डी का हो गया कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पर हमारे जैसे कि विटामिन B3 है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन, नियासिन। और बात करें खोज का, तो विटामिन ए और बी का खोज जो है वो मैकुलन के द्वारा किया गया है, मैकुलन के द्वारा। और बी, ए बी हो गया हमारा। विटामिन सी की बात करें तो इसका खोज किया गया होलकट के द्वारा, और विटामिन डी का हॉपकिंस के द्वारा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि समान मानव का खून बहने का समय कितना होता है? तो समान मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय क्रमशः कितना होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो समान मनुष्य का जो खून बहने का समय होता है वो 2 से 7 मिनट होता है, और जमने का समय जो होता है वो 3 से 10 मिनट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 पूछा जा रहा है कि विषाणुओं में होता है, तो विषाणु में आप लोग याद रखिए या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, या तो आरएनए या तो डीएनए, कोई एक होता है विषाणु में, ना कि दोनों होता है। एक साथ कभी भी आरएनए डीएनए विषाणु में नहीं होता है, मतलब हमेशा कोई होगा तो अकेले होगा, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो विषाणु हमारा है इसका खोज किसके द्वारा किया गया है, तो ये खोज किया गया है इवानोविस्की के द्वारा। तो याद रखिए लोग, ये जो हमारा हमारा विषाणु है इसका खोज इवानोविस्की के द्वारा किया गया है। और जो हमारा डीएनए का खोज है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव मूत्र से सामान्यतया कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से जो विटामिन का उत्सर्जन होता है वो कौन कौन सा विटामिन होता है? जैसे कि आप लोग को पता है कि जल में जो घुलनशील विटामिन वो विटामिन बी और सी होता है। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वही तो मूत्र से निकलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो मूत्र से सामान्यतः उत्सर्जन होता है। और विटामिन सी का आप लोग को जस्ट बताया हूँ कि जो रासायनिक नाम है वो क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बता दें रेटिनॉल। विटामिन के का क्या काम है, तो याद रखें हम लोग विटामिन के का काम होता है रक्त को थक्का करना। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा खून जो वो जमेगा नहीं, और इसके बाद क्या होगा, हमारा बीमारी हो जाएगा कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो हमारा रोग है ये एक शाही रोग, इसमें क्या होता है खून जमता ही नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है कि रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये दो सेल्स हमारा किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा कोराइड हो गया, रेटिना हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया। तो याद रखें रेटिना में जो है वो 2 प्रकार का सेल पाया जाता है, एक तो रोड सेल्स हो गया और कौन सेल हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा, रेटिना में ये पाया जाता है सेल्स, 2 सेल हमारा रोड सेल और कौन सेल रेटिना में पाया जाता है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि रॉड सेल होता क्या है, तो रॉड सेल का क्या काम होता है, तो ये करता है प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राह्य होता है। तो याद रखिए आप लोग, जो हमारा रॉड सेल होता है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होता है, सुग्राह्य होता है। और हमारा जो कौन सेल है, कौन सेल ये क्या होता है,
ये जो होता है हमारा विभिन्न रंगों के लिए सुगराई होता है। तो हमारा प्रकाश के लिए हो गया राउट सेल और रंगों के लिए हो गया कौन सेल। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 90 कि प्रत्येक वृक्क का वजन होता है। तो प्रत्येक वृक्क हम लोग जिसको बोलते हैं किडनी, इसका वजन कितना होता है ये बताना है। तो याद रखें आप लोग, तो प्रत्येक किडनी का वजन होता है वो 140 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 140 ग्राम। और किडनी का काम क्या है? तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना रक्त का। तो खून का फिल्ट्रेशन करना मतलब निस्पंदन करना जो है वो किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। और जो हमारा ये किडनी हमारा ये प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर प्रति मिनट जो हमारा क्या करता है, ये क्लीन करता है, फिल्टर करता है खून को। और बात करिए एक दिन में लगभग 140 लीटर खून का जो है वो फिल्ट्रेशन होता है वृक्क के द्वारा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा 90 प्रश्न हो गया। और यहाँ पर आप लोग खुद दिख रहा होगा कंटेंट कितना अच्छा आप लोग को मिला है। बीच में आप लोग को एक भी फालतू का बात नहीं किया हूँ, सिर्फ आप लोग को कंटेंट का बात किया हूँ। बहुत सारा कंटेंट आप लोग इस वीडियो से कवर होता है, सिर्फ साइंस का यहाँ पर इतना अगर कवर कर लीजिएगा आप लोग, अगर लगातार बने रहिएगा वीडियो का 20 25 40 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो कोई भी आप लोग का एग्जाम साइंस के पोर्शन का कोई भी मतलब काट नहीं सकता आप लोग का कवर नहीं हो। तो यहाँ पर जितना भी आप लोग का कंटेंट मिल रहा है वो आप लोग आप सबके लिए काफ़ी हो जाएगा एग्जाम और व्यू से। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा, जितना भी वीडियो रहेगा उसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर करते जाइएगा पर डे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।